हाथी के गांव में आने से एक ही जीव परेशान होता है। कौन? कुत्ता। पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते निकलते हैं। जब भी प्रतिभा का हाथी किसी गांव से निकलता है, उसके आकार से टक्कर न ले पाने वाले कुंठित कुत्ते भौंकते हैं। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। जितनी भी कहानियां हैं और जितनी ये राम की कहानी है, इसको आप, मैंने कल भी कहा था, इसको सिंबॉलिक सीखिए। आप सबको पता है कि समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र का मंथन माने देवताओं ने और असुरों ने कहा यार इसमें बहुत माल पड़ा है, निकाल लेते हैं। ये कैसे पता था कि तेल कहां निकलेगा? सैटेलाइट के बाद से पता चलना शुरू हुआ। आज भी बहुत सारा भारत में आयरन ओर पड़ा हुआ है, जगह जगह गोल्ड पड़ा हुआ है, पता नहीं है, निकालेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सबको पता है कि 14 चीजें निकली। पता है आपको? विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी जो इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ नामक मणि जो भगवान विष्णु ने अपने उस पर लगाई, कल्प वृक्ष, अप्सरा निकली रंभा, उसके बाद लक्ष्मी निकली, उसके बाद वारुणी यानी कि शराब निकली, फिर चंद्रमा निकला, फिर पारिजात का पेड़ निकला, पांचजन्य नामक एक शंख निकला जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, और धन्वंतरी निकले अमृत का कलश लेकर। पता है सबको 14 रत्न निकले? आज तक आपने 14 रत्न सुने होंगे। मुझे यह बताइए ऐसे क्यों निकले कि पहले विष निकला फिर कामधेनु निकली? ऐसे भी तो होता था, पहले कामधेनु निकल आती, बल्कि ज्यादा अच्छा होता पहले शराब निकलती, पीपा के छुट्टी। हाँ, जो पीपा के बेहोश हो, जो बच जाए उनमें बटे माल। पहले कालकूट विष निकला। यह समुद्र मंथन मूलतः आपकी आत्मा का मंथन है। आत्मा क्या है? परमात्मा यानी कि समुद्र। और हम कौन है? बूंद। अगर हमने अपनी आत्मा का मंथन ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही ये 14 रत्न निकलेंगे। पहला रत्न कालकूट विष, यानी कि अगर आपने अपनी यात्रा के पथ में दुनिया का उपहास, दुनिया की निंदाएं, इसका विष पी लिया और आगे चले तो यात्रा प्रारंभ हो गई। पहला रत्न आपका। अपयश बहुत परेशान करता है, निंदा बहुत दुखी करती है। और अब सोशल मीडिया के जमाने में तो निंदा और प्रशंसा दोनों बहुत तेजी से फैलती हैं। पढ़ना नहीं है, व्हाट्सएप पे आया तुरंत गांधी को गाली, नेहरू को गाली, सावरकर को गाली, संघ को गाली, किसी को भी गाली। जानना नहीं है। मेरे को अभ्यास है कि मैं कई बार खुद लिखता हूं फेसबुक पे, कोई लिखना होता है। बंबई जा रहा था, मैंने कुछ लिखा, मेरी आदत है, जो मुझे फॉलो करते हैं वो देखते हैं, मैं लिखने के बाद 3-4 बिंदी लगाता हूं, वाक्य समाप्त नहीं करता, यानी कि कहता हूं आगे बढ़ेगी बात। तो मैंने 5 बिंदी लगाई और उसी मैटर को कॉपी करना चाहा कि इसी मैटर को इंस्टा पे लगा दूंगा। वो गलती क्या हो गई, कॉपी की जगह कट जब गया और कट करके मैंने वो पोस्ट कर दिया। उसी समय वो विस्तारा वाली बच्ची बोली कि सर मोबाइल बंद कर लीजिए, तो मैं चेक भी नहीं कर पाया। अब हालत यह कि 5 बिंदी लगी हुई हैं और पोस्ट हो गई। आपको आश्चर्य होगा, मैं बंबई उतरा तो मैं 10 मिनट तक हंसता रहा। नीचे 2700 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। हाँ हाँ हाँ, कुमार जी मन जीत लिया। क्या पंच तत्व की व्याख्या करी है आप? एक कह रहा नहीं नहीं पंच तत्व की नहीं, इससे तो ऊपर उठ गए, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात की जा रही है। ये कालकूट विष है अपमान का, यह जगत की निंदा का विष है। अगर आपने इसे जीत लिया, पहला रत्न, अगला रत्न जो आ रहा है उसे भी आप देखेंगे। अगर आपने इसे जीत लिया तो आपको क्या मिलेगा? दूसरी चीज क्या पैदा हुई समुद्र रत्न से? कामधेनु। यानी कि आपको प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त होगी। जब चाहा प्रतिभा का दूध निकाला और जगत को पिला दिया, तब आपको प्राप्त होगी प्रतिभा की।
तीसरी चीज क्या हो गई? अब आपको प्रतिभा भी मिल गई। तीसरी चीज निकली समुद्र मंथन से, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। यानी कि आपने जगत की निंदा से भी खुद को बचा लिया कि लोग क्या कहेंगे, और आपने प्रतिभा को भी साध लिया कामधेनु के रूप में कि 24 घंटे मेहनत आप कर सकते हैं। तो फिर आपके संकल्पों को ऐसी गति मिलेगी जैसी उच्चैश्रवा नामक पंख जड़े हुए घोड़े के माध्यम से मिलती है। अच्छा लग रहा है आपको? और अगर आपने संकल्पों को गति ले ली तो चौथी चीज क्या निकली थी? ऐरावत, हाथी। यानी कि आपकी संघर्षों के ऊपर आपको एक जगह मिल जाएगी कि अब आप ऊपर बैठ गए। हाथी की क्या गति है? हाथी गांव में आता है, आपने एक बात देखी होगी, हमारे गांव में आता था, आप पता नहीं गांवों से कितने लोग यहां हैं। हाथी जब भी गांव में आता था सारी महिलाएं दरवाजे पे आ जाती थी, गणेश जी आ गए। कोई ईख ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई पैसे दे रहा है। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता था। एक एक बालक बच्चा प्रसन्न हो जाता था। हाथी के गांव में आने से एक ही जीव परेशान होता है। कौन? कुत्ता। पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते निकलते हैं। जब भी प्रतिभा का हाथी किसी गांव से निकलता है, उसके आकार से टक्कर न ले पाने वाले कुंठित कुत्ते भौंकते हैं। और आश्चर्यजनक बात देखो, ये कुत्ते आगे नहीं भौंकते, ये पीछे भौंकते हैं। इन्हें पता है कि आगे अगर आ गए तो यहीं से उस लोक जाओगे जहां की कामना है। एक बात और बताऊं, इस पर और ज्यादा हंसोगे आप। ये कुत्तों का स्वभाव है कि प्रतिभा का हाथी जब भी जगत की वीथियों से निकलता है तो पूरे गांव के रास्ते भौंकते हुए जा। वो इस बात से नाराज नहीं है कि हाथी क्यों आया, वो इस बात से नाराज है कि इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, विश्व के दूसरे देशों में नागरिक सम्मान मिलता है, यहां लोग गाली देनी शुरू कर देते हैं। भाई, उनके दल के खिलाफ वोट दे देना, उनके खिलाफ चुनाव लड़ लेना, पर ये उनका सम्मान थोड़ी है, ये तो 140 करोड़ पुरुषार्थी भारतीयों का सम्मान है। इस पर तो प्रसन्न हो जाओ। तो वो इसलिए भौंकते हैं कि हमको तो लात पड़ती है, जिस दरवाजे जाओ दूर मार डंडा। अरे खाना रखा, कुत्ता आ गया जरा डंडा मार देना। और एक ही है, दूसरे वो इस बात के लिए भी भौंकते हैं कि हम इतना भौंक रहे हैं और फिर भी इसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसी मस्तानी चाल से जा रहा है। अगर आपके संकल्प को गति मिल गई तो यह हाथी का स्वभाव प्राप्त होगा। जब भी आपकी प्रतिभा के पीछे कुत्ते भौंके तो परेशान मत होना, क्योंकि आज तक किसी भी हाथी को भौंकते भौंकते कुत्ते अपने गांव से बाहर नहीं गए, उसी गांव में रह जाते हैं। उनकी इतनी औकात होती है कि वहीं तक रह जाए, क्योंकि उनकी एक हद है, उनकी सीमा है। कुछ देर तक भौंकेंगे और मुड़ने के बाद एक दूसरे की तरफ देखेंगे, अच्छा भौंका ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और फिर एक दूसरे को प्रशंसा करते हुए आकर फिर उसी जुगाड़ में लग जाएंगे कि आज शाम खाना कहां हो। हाथी अगले गांव में आदर लेने के लिए चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का सम्मान तो अपने देश में होता है, विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। मेरे पूज्य पिताजी चाहते थे कि मैं कलेक्टर बनूं, आईएएस बनूं। मैं चाहता था कि मैं प्रेम का कवि बनूं। आज से 4-5 वर्ष पहले, कोरोना से 1 साल पहले, एक दिन शाम को मैं घर पर था तो मुझसे बोले कि भाई हम 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा जी कहां जा रहे हैं? बोले हम 6-7 रिटायर्ड प्रोफेसर्स पत्नियों के साथ अपनी अपनी भारत भ्रमण के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं व्यवस्था कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम तो बड़े आदमी हो भैया, हम तो मास्टर आदमी हैं, ट्रेन में जाएंगे। तो मैंने कहा मैं बना देता हूँ कूपा ऊपा। नहीं नहीं नहीं, हम बना लें। तो मैंने उनकी LIC की डायरी अंदर रखी थी, वो खोली, उसमें उनका पूरा प्रक्रम लिख रहा था कहाँ जाएंगे। उसमें बाकायदा पूरा लिखा हुआ था, प्रिय राम कुमार सुबह के पराठे बनाकर लाएगा। जो पुराने लोग लिखते, मैंने वो पूरा उसकी फोटो खींच ली
और अपने ऑफिस में अपने बच्चों को देकर कहा कि भाई देखो ऐसा है, जहां जहां ये जा रहे हैं इनका फोन नंबर और इनकी गाड़ी अपने अपने लोग जहां हैं वहां बोल दो। 1 महीने बाद घूम के आ गए होंगे, पता नहीं। एक दिन मेरा ड्राइवर मुझसे बोला किसी बात पे, 18 साल पुराना ड्राइवर है, 18-20 साल पुराना, जब पहली गाड़ी ली थी तब उसको रखा था। मुझसे बोला साहब बाबूजी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो लेने गया था उन्हें स्टेशन। मैंने उससे कहा, रे नालायक, तनख्वाह बढ़वानी है वैसे ही बढ़वा ले, क्यों झूठ बोल रहा है? हमारा बाप और हमारी तारीफ ये संभव ही नहीं है। जैसे महिलाओं के यहां होता है अपना पति और तारीफ, संभव ही नहीं है। आप कितने भी बड़े उद्योगपति हो जाओ, कितना ही समूह चला लो, पत्नी ये जरूर कहती है आपसे कोई काम बिगड़ जाए तो तुम में अकल नहीं है, और आप इसे विनम्र भाव के साथ स्वीकार करते हो कि हाँ नहीं है भाई क्या करो। तो मैंने उससे कह रहे मूर्ख, पैसे बढ़वाने हैं, बता कितने बढ़ा दूं, झूठ क्यों बोलता है? बोला नहीं जी मैं कसम से कह रहा हूं। तो मैंने उससे कुरेदा कि वो क्या कह रहे थे, जो ऐरावत हाथी का संकल्प कह रहा हूं। बोले कि वो अम्मा से ये कह रहे थे कि मैं ये चाहता था कि ये लड़का कलेक्टर बन जाता, अगर ये कलेक्टर बनता तो जिस जिले में कलेक्टर रहा करता कभी वही मेरा सम्मान होता, प्रेम मिलता। ये प्रेम का कवि बना, इसने सब में प्रेम बांटा, इसका एक ही जगह घर होता, आज इसका हिंदुस्तान के हर जगह घर है, जहां चले जाओ वगैरह। कल को अगर वो यहां गृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आए तो मुझे यहां होटल की व्यवस्था कराने की आवश्यकता नहीं। आप प्रेम फैलाइए तो प्रेम पैदा होगा। अगर आपने संकल्पों को गति ली तो ऐरावत हाथी की भांति आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और कौस्तुभ मणि 5वीं चीज है जो श्रीहरि विष्णु के माथे पर लगती है। अगर आपने लोगों की जन आकांक्षाओं को ऊपर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया और कुत्तों के भौंकने से बेखबर रहे तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, कौस्तुभ मणि रखी जाएगा। एक के बाद एक क्यों निकल रही है, आगे पीछे क्यों नहीं निकल? इसलिए निकल रहे क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र है। और अगर आपको कौस्तुभ मणि मिल गई, अगर आपने जनता की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान स्नेह देना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जीवन क्या निकला इसके बाद? 6 नंबर पर कल्प वृक्ष। आपका जीवन कल्प वृक्ष जैसा हो जाएगा। आपको कुछ मांगना सोचना नहीं पड़ेगा, आप अच्छा संकल्प सोचोगे और सारे साधन सामने उपस्थित हो जाएंगे, काम अपने आप होता चला जाएगा। जिन लोगों को भी मेरे प्रति शंका ये रहती है कि कैसे बनेगा भारत कुलम इतने 150-200 करोड़ का, मैं कहता हूं यात्रा चल रही है, अपने आप बनेगा। मुझे नहीं पता कहां से बनेगा, बन जाएगा। लेकिन जब ये सब हो जाता है तो इसके बाद फिर परीक्षा प्रारंभ होती है। 7वीं चीज निकलती है, अप्सरा, रंभा। रंभा कौन है? रंभा वासना है। अब आपको वासना खींचना प्रारंभ करेगी। वासना यानी कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा, यानी कि सबका मेरे पास हो, रावण तत्व, सबका मैं खींच लूं, सब चीज मेरे पास हो। और अगर आप इससे बाहर निकल आए तो फिर आपको देवी लक्ष्मी अर्थात धन और सामर्थ्य की उपलब्धि होगी। लक्ष्मी के आते ही आसुरी प्रवृत्ति, अपप्रवृत्ति ज्यादा सबसे पहले आएगी, यानी कि शराब वारुणी सबसे पहले आएगी। दौलत का नशा सबसे पहले आया। मैंने कल सुनाया था ना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अगर लक्ष्मी ज्यादा आ गई तो फिर असुर प्रवृत्ति आएगी। और अगर इस पर कब्जा कर लिया तो वारुणी के बाद क्या निकला 10वें नंबर पर? चंद्रमा, यानी कि व्यवहार में शीतलता आ जाएगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनके पास अपरिमित धन है, अपरिमित धन है, हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसी बालकों जैसी शीतलता है उनके अंदर। और अगर शीतलता आ गई तो इसके बाद क्या निकलेगा? प्राजक्ता, पारिजात, यानी कि आपके कर्मों की खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये फैल गई तो 12वें नंबर पर क्या निकलेगा? पांचजन्य, यानी कि उद्घोष, पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी कि क्या अद्भुत आदमी है। और इसके बाद निकलेंगे धनवंतरी, अमृत को लेकर, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे।
और आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपकी जिह्वा में, आपके धन में ऐसा अमृत तत्व होगा कि जो दुखी आपके दरवाजे पे आए, आपके पास आए, उसका उपचार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। ये 14 रत्न। पर समस्या यह है कि तुम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हो, तुम अपने बुजुर्गों के पास बैठ नहीं रहे हो, तुम अपने व्याख्याकारों में आस्था नहीं रख रहे हो, और फिर कहते हो ये प्रश्न मुझे देकर कि मैं कैसे भरोसा करूं कि चंद्रयान ऊपर पहुंचे। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने परसों जो भाषण दिया उसमें कहा कि वेद में और भारतीय प्राचीन ग्रंथों में जो वैज्ञानिक सूक्तियां हैं उनके अध्ययन अनुशीलन के लिए वैज्ञानिक काम करें। हम तो वर्षों से कह रहे हैं कि ढूंढिए क्या चक्कर है कि पहले लोग लिख गए हैं और आज वो सिद्ध हो रहा है। हमारी हालत बताए कैसी है, तुम्हारी हमारी। हमारे घर में बड़ा, मुझे बहुत लोग मिलते, विश्व कुमार जी हमारे घर में बड़ा धर्म का सब कुछ है जी। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर हमारे यहाँ बना हुआ है, रोज पूजा होती है जी, पंडित जी आते हैं रोज। अच्छा जी, मैं गया, बड़ा सुंदर मंदिर, भगवान बीच में विराजमान है, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी लाइटिंग, बड़ा अच्छा इंटीरियर। रात को उनके यहाँ भोजन था, 9-10 बजे भोजन हुआ। 2 बच्चे ऊपर थे, उनको आवाज दे रहे थे कि नीचे मिलने, वो आए ही नहीं। जब जाने लगा तो वो बचने की कोशिश कर रहे थे 11:30 बजे, क्योंकि उनके परिवार की एक बालिका सामने से उतर के आ रही थी। वो जिस अवस्था में थी और जिन खुशबुओं से भरी हुई थी, वो नहीं चाहते थे कि मैं देखूं। तो फिर कैसे ये बात हुई? इतना धर्म है, इतनी पूजा है, फिर ये कैसे हो गया भैया? इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हुए हैं धर्म ग्रंथों के रूप में, और तुम भीख मांग रहे हो। एक अंग्रेजी का वाक्य आ जाता है बाहर से, एक अंग्रेजी का, उसकी व्याख्या यहां करनी शुरू कर देते हैं। और अपना धर्म ग्रंथ उठा के देखो, अपनी सांस्कृतिक सोच उठा के देखो, क्योंकि तुम्हारी निद्रा बड़ी गहरी है। 1000 साल से तुम सो रहे हो, 1000 साल हो गए। शक, हूण, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, डच, मंगोल, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, कितने लोग। ये चंद्रशेखर जी बंबई से आए हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट के, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। ये मुझे दिखा रहे थे, बोले जी ये किला है, इसमें फला आदमी ने शासन किया, वो गुलाम था जी। वारे हिंदुस्तानी, शाहों के गुलाम होते हैं, तुम इतने कमजोर थे कि गुलामों के गुलाम रहे। हिंदुस्तान की सल्तनत छोड़ के जाने लगा बादशाह, तो दिल्ली के लाल किले में वहां उसके साथ रहने वाले महामंत्री ने, जो भारत का था, उससे पूछा कि हुजूर आप परसों चले जाएंगे, इस मुल्क को कौन संभालेगा? हुजूर मुल्क अनाथ हो जाएगा। वही चमचा। ये जिंदा किस्सा सुना रहा हूं तुम्हारे अंदर के स्वाभिमान को ललकारने के लिए। लाल किले के झरोके से बैठे हुए सुल्तान ने कहा, अरे ये मुल्क, इतना डरपोक, अपने ऊपर इतना शक करने वाले लोग, तुम्हें तो वो आदमी चला लेगा। शाम के समय लाल किले के ऊपर की चढ़ाई पर एक भिश्ती, पुराने समय में होता था, पुराने लोगों को पता होगा, पानी भर के छिड़कते थे भिश्ती। एक भिश्ती पानी छिड़क रहा था, बोले वो चला लेगा तुम्हारा मुल्क। महामंत्री ने कहा नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी, आप ही चलाएंगे हुजूर जिल्ले सुबानी। उसने कहा अभी बताता हूं। ताली बजाई, बोले इसको बुला के लाओ भिश्ती। भिश्ती ने पहली बार जिंदगी में बादशाह को इतने पास से देखा, हिंदुस्तान के सुल्तान को। उसने कहा क्या नाम है तेरा? उसे लगा पता नहीं क्या गलती हो गई, वो डर गया, कांपने लगा। हुजूर क्या गलती हो गई? नहीं, नाम क्या है तेरा? हुजूर मेरा नाम गयासुद्दीन। पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। फेंक दे इसको। ए सुनो, कपड़े पहनाओ, तैयारी कराओ, परसों हम वापस जा रहे हैं, परसों से तू हिंदुस्तान का सुल्तान है। लानत है हम पर कि उसी बलबन ने, उसी स्लेव डेंसिटी ने हमारे ऊपर शासन किया इस देश के ऊपर, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर ड्राफ्ट लटका हुआ था और तुम बाहर की तरफ देख रहे थे कि इधर से हवाएं आएंगी, इधर से हवाएं आएंगी। कभी भी पश्चिम की तरफ ज्यादा देखो तो समझ लेना कि तुम तो मनुष्य हो, सूर्य तक पश्चिम में जाके डूब जाता है, तुम तो आदमी हो। हमसे कहते हैं हम दुनिया के हर देश में जाते हैं, अभी दिसंबर में अमेरिका जाएंगे बोलने के लिए 11 जगह पर। तो मैं जिनके गया था वो दांतों के बड़े डॉक्टर हैं, न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी पे लेने आए थे, होटल तक छोड़ने। यही सब चर्चा चल निकली। जब हम उनकी गाड़ी में बैठे तो वो गाड़ी बंद करके थोड़ा स्क्रीन पे टक 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 कर रहे थे। मैंने कहा जी ये क्या कर रहे हैं? बोले घर का पता भर रहा हूं।
थोड़ी देर बाद कहने लगे, देखो जी कुछ भी हो दुनिया को राह तो यही देश दिखाएगा, अमेरिका ही दिखाएगा। मैंने कहा खुद का पता इसमें ढूंढ रहे हो कि कैसे पहुंचाएगा, हमें राह दिखाओगे भाई। आ गया जीपीएस, लेकिन बता दो संभाजी नगर में, औरंगाबाद में कभी जीपीएस की जरूरत पड़ी? जब नहीं था तब कैसे करते थे? हर चौराहे पे एक आदमी था, भैया दरड़ा साहब का घर क्या है, भाई साहब इधर से चले जाना, कई तो छोड़ने चले जाते थे, आज भी चले जाते हैं। ये देश है जो दूसरे की पीड़ा को अपने कंठ में धारण करने वाले को देवादिदेव कहता है। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो।